गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मॉर्निंग। ओके, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक या दो दिन इसका कर पाएंगे हम, फिर एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री का बीच में टेस्ट लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे इसको कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं ना। स्टार्ट तो करते हैं, वेस्ट क्यों करें टाइम को। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बताओ। आपने 9th में भी सीखी है स्टैटिस्टिक्स? सीखी है? कुछ क्वेश्चंस किए, चैप्टर था ना 9th में भी, या नहीं था? था या नहीं था? था, याद है? पढ़ा ही नहीं था, चैप्टर तो था, ये तो याद है। पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा क्यों नहीं? पागल है क्या? पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था। पढ़ा था क्या? याद है? हाँ, चलो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स? कोई भी बता सकता है, अपने अपने भाव व्यक्त करें। स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं समझता, मेरे को तो स्टैटिस्टिक्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिखाओ। डेटा तो अगली कड़ी आ गई कि उसके अंदर एक डेटा भी होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है ऑब्वियसली। उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है? जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है। डेटा तो आप मॉडिफाइड वर्जन बोल रहे हो उस वर्ड का। डेटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन। डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या कहेंगे अपन? इंफॉर्मेशन, सूचना। उसकी फिर वो स्टेटिस्टिकल भाषा में उसको हम डेटा बोलते हैं। स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट में घुस जाते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। वो बात की बात है, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है बेटा? एक एग्जांपल देता हूं आपको। कोई भी मैच देखते हो तो जैसे ही प्लेयर एंटर होता है तो उसके सारे आंकड़े नीचे वो बॉक्स में दिखाता है। इतने तो इसने मैचेस खेले, इतने इसने रन्स बनाए, इतने इसने छक्के मारे, इतने चौके मारे, इतनी बार ये 20 से 30 के बीच में आउट हुआ, इतनी बार ये 30 से 40 के बीच में आउट हुआ। शुरू के 5 ओवर में इसका स्ट्राइक रेट ये है, आखिरी के 5 ओवर में इसका स्ट्राइक रेट ये, आखिरी की 10 गेंदों में ये ऐसे खेलता है, शुरू की 10 गेंदों में। इतना सब कुछ किसने रिकॉर्ड कर लिया उसका बैठ के? इसने रिकॉर्ड कर लिया। यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा या मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी सूचनाएं हैं इनको एकत्रित करके, अच्छा एकत्रित क्यों कर रहे हैं? फॉर ए पर्पस, ताकि इस इंफॉर्मेशन से हम उस प्लेयर का आगे का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए, उसको बता पाए कि तेरे वीक पॉइंट्स ये हैं, तेरे स्ट्रेंथ ये हैं, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना। इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बता पाएंगे क्या? समझ रहे हो? तो डेटा या इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ डेटा। और डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। डेटा को स्टडी करना या इंफॉर्मेशन को स्टडी करना, यही स्टैटिस्टिक्स है। यही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। कई लोगों को स्टैटिस्टिक्स बोलने में भी दिक्कत होती है। बोल पा रहे हो सब लोग? बोलो। हाँ, ये दिव्या। हाँ हाँ, नहीं गलत। स्टेटिस्टिक्स बोलो साथ में। स्टेटिस्टिक्स। कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना, बोलो बोलो। टिस नहीं, टिक्स। स्टेटिस्टिक्स बोलो। गलत, निहारिका। वेरी गुड। हाँ हाँ, गला खराब है तो मैं गाना गाने के लिए कह रहा हूँ, एक वर्ड ही तो बोलना है। नो, ठीक है। 2 से 3 हजार बार ये वर्ड बोलना आज की तारीख में, कल वापस पूछूंगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स Statistics is a subject in which we study about the data, we manage the data, we collect the data, we analyze the data। collect करते हैं, analyze करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, ठीक है। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये अलग अलग जगह पे काम में आता है। हर एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट, हर एक बड़ी कंपनी में, हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हर एक ऑफिस में एक ऑफिस स्टैटिस्टिक्स का भी होता है, या ऑफिसर भी होता है इसके ऊपर बैठा हुआ जो इसको मैनेज करता है, जिसको अपन कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। क्या कहते हैं? जैसे बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में भी एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैठा होगा। क्या करेगा वो? अलग अलग कंपनीज का डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, उनको एनालाइज कर रहा होगा। अच्छा, इस कंपनी ने ऐसे परफॉर्म किया, इस कंपनी ने, फिर वो उसको यूज करेगा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना।
अपनी परफॉर्मेंस। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत होती है और इवन इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है अगर कोई अपना करियर बनाए तो। क्योंकि क्या होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, इसमें तो भीड़ हो गई जोरदार वाली। इसमें इतनी भीड़ हो गई कि आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। अब पहले सीए 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 करके लोग पागल होते हैं, आज गली गली में सीए, ये एक सीए बैठा है और एक सीए बैठा है मेरे बगल में, तो ये दोनों लड़ते हैं कि मेरा काम कौन करेगा। मतलब सीए में भी आपस में कंपटीशन हो गया। आप जब बनोगे तो सोचो कितना हो। ठीक है, तो हमेशा फील्ड, पहली बात तो फील्ड ऐसा चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पहले अप्रोच से होनी चाहिए। अब अप्रोच है और कंपटीशन है फिर तो चलेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ना, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो कितना भी कंपटीशन हो आप टॉप पे पहुंचोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। और बाय द वे इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है सर आप बता दो, तो फिर मैं तो ये बता दूंगा कि ऐसा फील्ड चुनो जिसमें कंपटीशन कम है और जिसमें भीड़ कम है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फील्ड आप कह सकते हो, स्टेटिस्टिक्स का जो एक फील्ड है, इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हो आप, 11th-12th में एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अभी तो मैथ्स का एक चैप्टर है, 11th-12th में पूरी बुक है स्टेटिस्टिक्स की। ठीक है, 12th में आप जाओगे तो आप ग्रेजुएट हो सकते हो उससे। ठीक है, जब आगे चल के आपको एग्जाम्स फाइट करोगे, जैसे एसएससी का एक एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, तो उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जब वो बंदे उठाते हैं, तो उसमें एक पोस्ट होती है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। उसके एग्जाम में वही बैठ सकता है जिसने ग्रेजुएशन स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट से करी है, और ऐसे बंदे मिलते हैं कम, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते है ना, तो ऐसे वो लोग कम मिलते हैं। कम मिलते हैं तो क्या होता है, कंपटीशन कम हो गया, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो गए। समझ रहे हो बात को। बाकी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तो सभी पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया, अलग क्या किया। ठीक है ना, तो आप ध्यान दे सकते हो। 11th-12th में आप एक बार सोच लेना, 11th में जब आप सब्जेक्ट लोगे तो स्टेटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 11th-12th में तो आपको इकोनॉमिक्स चूज करना पड़ेगा। क्या इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होगा, ये क्या होगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट मिलेगा। उसकी दो बुक होंगी, एक तो इकोनॉमिक्स की बुक होगी और उसके साथ में स्टैटिस्टिक्स की दूसरी बुक होगी। मतलब आपको इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, कॉमर्स में भी मिलता है, साइंस में भी मिलता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में मिलता है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में मिल सकता है। आर्ट्स वाला भी मैथ्स ले सकता है, मैथ्स ऑप्शनल है। 11th के बाद मैथ्स क्या है, ऑप्शनल है। आर्ट्स वाला भी ले सकता है, मैथ्स कॉमर्स वाला भी ले सकता है, साइंस वाला भी ले सकता है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। चाहे से इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स साइंस वाले भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो प्रोसेस है, स्टेटिस्टिक्स का जो प्रोसेस है बेटा, वो कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। डेटा का मतलब समझ में आ गया ना, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा जो वर्ड है उस पर भी एक बार चर्चा कर लें। ये डेटा वर्ड का प्लूरल क्या होता है, कोई बता सकता है। डेटा वर्ड का प्लूरल, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, जैसे सूचनाएं बहुत सारी हो गई हमारे पास, तो उसका प्लूरल करेंगे, तो डेटा वर्ड का प्लूरल क्या होगा, डेटा। ऐसा हमको लगता है कि डेटास होगा, बट दैट इज रॉन्ग। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि हम डेटा हमारे फोन में भी तो भरवाते हैं, 1 GB डेटा, 2 GB डेटा कहते हैं ना। तो जब डेटा 3 GB हो जाता है तो अपन कहते हैं 3 GB डेटास, कहते हैं दुकानदार को 3 GB डेटास दे दो, नहीं कहते हैं, डेटा ही कहते हैं। एक्चुअली डेटा खुद प्लूरल है, इसका सिंगुलर बताता हूँ। एक्चुअली डेटा जो है ना वो तो प्लूरल वर्जन है, इसका सिंगुलर वर्जन होता है डेटम, जो कि बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी अकेली नहीं होती है, हमेशा ग्रुप में होती है। बहुत ही रेयर से रेयर चांस है कि इंफॉर्मेशन अकेली है, इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, ग्रुप में होती है। तो ये वर्ड बहुत ही कम यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा प्लूरल वर्जन ही यूज होता है, दैट मीन्स डेटा। ठीक है ना। एमसीक्यूज वालों के लिए ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा वर्ड क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, और उसका सिंगुलर प्लूरल वर्ड क्या है, मतलब वर्जन क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज वालों के लिए तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, मानता हूं कि इस बार इसमें नहीं गिवन हो, लेकिन 9th की बुक में गिवन था, आपने ध्यान नहीं दिया हो, इसके इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे नहीं गिवन हो सकता है भी डेटा डेटम क्या होता है, लेकिन 9th की बुक में गिवन था। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, वन इज प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स से, सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होगा उस डेटा को कहेंगे प्राइमरी डेटा, जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होगा उस डेटा को कहेंगे
अब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, सोर्स मतलब समझते हो तरीका, माध्यम। अब प्राइमरी तरीके से कैसे करेक्ट करें और सेकेंडरी तरीके से कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस मोहल्ले में कितने वोटर्स हैं इसका पता लगाओ। मैंने कहा इस मोहल्ले में, सपोज को मुझे इलेक्शन लड़ना है, अब इलेक्शन लड़ना है तो मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा कि इस मोहल्ले से मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो जो भी लड़ता है वो भी ये काम करता है ना, तो वो क्या करेगा, पता लगाएगा कितने वोटर्स हैं यहाँ पे, 18 ईयर्स के अबव कितने हैं जो वोट डाल सकते हैं। तो प्राइमरी तरीके से पता लगाना है उसको, तो क्या करेगा, प्राइमरी तरीका मतलब है खुद करना। प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है, वन हैंड होता है, और वन हैंड के बाद जो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड जितने भी हो गए वो सब क्या चले गए, सेकेंडरी। तो एक तरीका है मैं खुद गया, खुद जाके मैंने क्या किया, एक एक घर में गया, पूछा बेटा आपके कितने बच्चे हैं, कितने 18 ईयर अबव हैं, पहले वोट डाला था नहीं डाला था, वोटर कार्ड बना, ये सब मैंने खुद किया। तो ये तो जो डेटा मिला वो क्या मिला, प्राइमरी डेटा। अब एक कोई आलसी आदमी है मेरी तरह ही मान लो, अब मैंने कहा कि यार कौन जाएगा, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो बड़ा आदमी मैं थोड़ा जाऊंगा। मैंने क्या किया, मेरे चमचों को भेजा, तुम जाओ ये गली तुम कवर करो, ये गली तुम कवर करो। तो उन्होंने डेटा लिया, मुझको दिया, उन्होंने डेटा लिया, मुझको लिया, तो दैट डेटा इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, वो क्या है, सेकेंड हैंड डेटा है। इसमें रिस्क रहता है, इसमें रिस्क क्या रहता है कि डेटा आते आते मैनिपुलेट हो जाए, मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाए, थोड़ा सा फेरबदल हो जाए। जैसे सपोज करो वो पूछ के गया इसके घर में 5 वोटर हैं, उसको याद नहीं रहा, कोई फोन आ गया, पूछ रहा था, वो फोन आ गया, इधर आते आते उसने कहा कि हाँ सर उसके 4 ही थे वोटर, मैनिपुलेट हो गया ना डेटा, तो इसमें रिस्क रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंडरी डेटा तरीका यूज ही मत करो, सेकेंडरी डेटा का तरीका भी यूज करना पड़ता है। कब, जब स्कोप एरिया बड़ा हो, तो आप खुद नहीं जा पाओगे, तो वहां पे आपके पास मजबूरी है, आप सेकेंडरी डेटा का सोर्स ही यूज करोगे। या फिर दूसरा तरीका है, मैं नगर पालिका गया, नगर पालिका में मैंने कहा कि इंदिरा विस्तार कॉलोनी का आप पूरा मुझे चिट्ठा दे दो, तो वो डेटा भी सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो चिट्ठा मैंने थोड़ा तैयार किया, वो चिट्ठा कोई और तैयार करके बैठा है, उसका मैंने यूज किया। हो सकता है उसने गलत बनाया हो, मेरे से भी गलती होगी, फिर हो सकता है उसने सही बनाया, तो रिस्क उसमें तो रहता ही है। सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा में हमेशा रिस्क रहता है, एफर्ट कम लगता है, प्राइमरी में एफर्ट ज्यादा लगता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, क्योंकि आपका खुद का काम है तो बड़ी जिम्मेदारी से आप करोगे। समझ रहे बात को, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। एक बार डेटा आ गया आपके पास, सेकंड काम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज करोगे आप उसको कैसे, अब सपोज करो मैंने प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से कैसे भी डेटा तो इकट्ठा करवा लिया, ये भी डेटा, ये भी डेटा, ये भी डेटा, चारों तरफ डेटा ही डेटा है मेरे पास, तो वो सारे डेटा को देख के मैं कोई नतीजे पे पहुंच सकता हूँ, अनटिल एंड अनलेस वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कोई चिट्ठे पे लिख के आया, कोई लिस्ट बना के आया, एक जना मोबाइल में फीड कर आया, एक जना फोटो ही खींच आया कि सर ये देखो ये छोटा है, ये वोटर है, ये वोटर नहीं है। तो अब मैं क्या क्या लूंगा, कैसे उसको सेट, मतलब मैं पर्पस मेरा फुलफिल नहीं होगा ना, ये सारा डेटा ही डेटा, डेटा ही डेटा, मैं क्या करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑर्गेनाइज समझते हो, व्यवस्थित करूंगा उसको। व्यवस्थित करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है टेब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या फिर इसको बेटा ये भी कह सकते हो प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करोगे आप उस बच्चे को। इसमें क्या करते हैं अपन, या तो टेबुलर फॉर्म में करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन और सबसे सही तरीका मानता हूं मैं, टेबुलर फॉर्म, टेबल्स में अरेंज कर दोगे, है ना। सेकेंड होता है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें आई थी हमारी 9th में, याद हो तो, जैसे कि बार ग्राफ्स, जैसे कि हिस्टोग्राम्स, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये ग्राफिकल तरीका हो गया। ठीक है, अब सबका अपना अपना अप्रोच है, किसी को ग्राफिकल तरीके से समझ में आता है, किसी को टेबुलर तरीके से समझ में आता है। मैं पर्सनली टेबुलर तरीका प्रेफर करता हूं, हो सकता है किसी और को ग्राफ में समझ में आता हो। ठीक है, ये तरीके हो गए ऑर्गेनाइज या प्रेजेंट कर। ऑर्गेनाइज हो गया, वो डेटा बढ़िया दिख रहा है, चकाचक, पहले तो रफली दिख रहा था, अब बढ़िया ऑर्गेनाइज दिख रहा है, ग्राफ बना दिए, सब कर दिए। अब क्या करें, अब आता है आगे एनालिसिस। अब उस डेटा को एनालाइज करो। ठीक है, एनालिसिस, थर्ड स्टेप क्या आती है, एनालिसिस। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, हाँ, इंटरप्रिटेशन। हाँ, दे दो जिसको दे दो, क्या मतलब अपने को ही चाहिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक नतीजे पे पहुंचना, इंटरप्रेट करना। कई जगह एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक ही स्टेप मानते हैं, कई जगह ऐसे भी मानते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक ही स्टेप है, कई जगह अलग अलग मानते हैं। एनालिसिस में तो अपन एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन में एक नतीजे पे पहुंचते हैं, इंटरप्रेट करते, रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ इससे मैं ये नतीजे पे पहुंचता हूं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, या इससे मैं नतीजे पहुंचता हूं कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, पोटेंशियल है, ये नतीजा आ गया लास्ट। डेटा लिया,
ऑर्गेनाइज किया, एनालिसिस किया कि अच्छा ये स्ट्रेंथ है, ये वीक है, और लास्ट में एक रिजल्ट पे आया। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रोसेस में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा 9th में कवर हो गया। आपको याद हो तो डेटा कलेक्ट किया था, बार ग्राफ भी बनाए थे, हिस्टोग्राम भी बनाए थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए थे जो बच्चे आए थे, और जो बच्चे नहीं भी आए थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो बनाए होंगे। ठीक है, इस क्लास में मतलब इस साल स्टार्टिंग कहां से होगी, यानी कि आपको जो भी डेटा देंगे वो ऑलरेडी टेबल और ग्राफों में अरेंज करके देंगे। इस साल आपको जो भी डेटा मिलेगा, आपको कलेक्ट नहीं करना, आपको ऑर्गेनाइज नहीं करना, ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। आपको अब क्या करना है, एनालिसिस, फिर क्या करना है, इंटरप्रिटेशन। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस साल जो कहानी है वो एनालिसिस से शुरू होगी। ठीक है, और एनालिसिस करने के जो टूल्स हैं हमारे पास वो थोड़े बहुत 9th में इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसको अपन कहते थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद है, थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन हो गया था, हल्का फुल्का सॉल्व करना सीखा था। अभी इस साल डिटेल में करेंगे। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि 3 होते हैं गिनती में, मीन, मीडियन, मोड। तो मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस साल आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पूरा का पूरा मीन मीडियन मोड के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। इस साल आपका स्टैटिस्टिक्स का 90% या 95% तो मीन मीडियन मोड ही चलेगा। पिछले साल मीन का फॉर्मूला सीखा था, मीडियन का फॉर्मूला सीखा था, मोड का। इस बार मीन के 10 फॉर्मूले सीखेंगे, मीडियन के 4 फॉर्मूले सीखेंगे, मोड के 2-3 फॉर्मूले सीखेंगे। मतलब पूरा निचोड़ देंगे मीन मीडियन मोड को इस साल इसमें। यानी कि मैक्सिमम पार्ट क्या है एनालिसिस। और इंटरप्रिटेशन में तो फिर एक लाइन लिखनी होती है कि हाँ इससे हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट है इस साल कुल मिला के। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर को। ठीक है जी, देखो इसमें कहीं स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से ही मीन है, और बुक में भी देख लेते हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 1 मीन की होगी। देखो पहले क्वेश्चन में उसमें उसने मीन निकालना सिखाया। मीन के आपको 3 से 4 तरीके बताएगा वो, फिर मीडियन, फिर मोड। पूरा मीन ही मीन भरा हुआ है, तो अपन कुछ फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। 14.1 में क्या करा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, यानी स्टार्टिंग ही मीन से कर दी। मैंने क्या करा, कलेक्शन और ऑर्गेनाइज उसने लास्ट ईयर करवा दिया, अब एनालिसिस से स्टार्ट करवा रहा है। मैंने आपको याद हो तो लास्ट ईयर बताया था कि बेटा इस साल जहां छोड़ रहे हैं अगले साल वहीं से पकड़ेंगे। तो अपनी 4th एक्सरसाइज में अपन ने मीन मीडियन मोड थोड़े बहुत सॉल्व किए थे लास्ट ईयर, याद हो तो आपको। लास्ट एक्सरसाइज जो थी 4 एक्सरसाइज थी उस साल, है ना। तो 13.4 ही थी। 13.4 में अपन ने उसको जहां से छोड़ा, अब यहाँ पे 14.1 में उसको पकड़, 14.4 थी, सॉरी 14 चैप्टर ही था 9th में भी। ठीक है जी, तो आप कुछ नोट्स लिखिए। ठीक है, ऊपर आप हेडिंग डालिए एनालिसिस। ये मीन मीडियन मोड लिखने से पहले एक हेडिंग डालिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मेन हेडिंग डालिए। ये करेंगे अपन इस साल, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, राइट। ठीक है, ठीक है, लिखिए द एनालिसिस and interpretation of data can be done using various statistical tools among which the measures of central tendency are the most common tools. Among which the measures of central tendency are the most common tools. इतना लिखो। क्या लिखा अपन ने कि एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं तो उसको करने के बहुत सारे औजार हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन या प्राइमरी औजार हैं, जहां से शुरुआत होती है स्टैटिस्टिक्स की, वो कौन से औजार हैं, मेजर्स ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी नाम के वो औजार हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम के औजार हैं, और वो कितने 3 है, मीन, मीडियन, मोड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बता रहे हैं कौन कौन से हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मीनिंग समझते हैं पहले। मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर नापना, लेकिन यहाँ पे मेजर का मतलब नापने से नहीं है, मेजर का मतलब उपाय भी होता है। मेजर का मतलब क्या होता है? उपाय। जैसे आपको कहते हैं ना कि आप सर्दी से बचने के क्या क्या मेजर्स लोगे, दैट मीन्स आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय लोगे। तो मेजर्स का मतलब यहाँ पे मेथड्स है। क्या मतलब है मेजर्स का? मेथड्स। ठीक है, किसके मेथड्स? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब सेंटर, टेंडेंसी मतलब आपका अप्रोच। अपन कहते हैं ना कि मैं इस ओर टेंड करता हूं, यानी कि मेरी अप्रोच इस ओर है। टेंड करने का मतलब है आपका रुख किस तरफ है। तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, उसका सेंटर पकड़ना है। उसका सेंटर पकड़ना है। जैसे टेबल में बना हुआ है मेरे पास, मैंने सपोज करो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट, सबका वेट लिखा हुआ है या सबकी हाइट लिखी हुई है। तो इससे लिखा हुआ है कि 3 बच्चों की हाइट इतनी है, 4 बच्चों की हाइट इतनी है, 5 की हाइट इतनी है, 6 की हाइट इतनी है, 10 की हाइट इतनी है, ऐसे अलग अलग डेटा है। इसका एक बताओ कि सर आप तो ये बताओ कि इस क्लास की एवरेज हाइट कितनी है। तो वो एक हाइट होगी ना, वो सबका एवरेज लोगे या मीडियन लोगे या मोड लोगे। तो सेंटर पे पहुंच गए आप, सारे डेटा के कहां पहुंच गए? सेंटर। उस सेंटर पे पहुंचने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक होता है मीन, मीडियन, मोड। पूरे डेटा के सेंटर पे पहुंचने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डालेंगे मेजर्स या मेथड्स, एक ही बात है। मीन, जिसको अपन एवरेज भी बोलते हैं, जिसको अपन एवरेज भी बोलते हैं। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। और मोड, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड। ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। अपन मैथमेटिक्स के भाषा में एक वर्ड यूज करते थे, एवरेज यूज करते थे। अब वही एवरेज इधर स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में मीन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? मीन। मीडियन का मतलब होता है बीचों बीच वाली वैल्यू, मिड वैल्यू, बीचों बीच वाली वैल्यू। ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने मोहित को खड़ा किया, मोहित बोल इस क्लास के सारे बच्चों की हाइट बोल। तो उसने बोलना शुरू किया, पहले की हाइट इतनी, दूसरे की हाइट इतनी, ऐसे करके उसने 10 15 20 बच्चों की हाइट बोल दी। मैंने कहा बीचों बीच किसकी बोली? वो मीडियन है, मिड वैल्यू। ठीक है। मोड, मोड का मतलब कोई जो ऐसी एंट्री जो बार बार रिपीट हो रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी बहुत बार वो अकर हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मीनिंग पता होना चाहिए, फॉर्मूला तभी याद होता है। ठीक है। मीन का मतलब एवरेज लेना, मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, और मोड का मतलब बार बार जो आए उसको अपन क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसमें भी पहला टॉपिक क्या है? मीन। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मीन, जिसको अपन एवरेज भी बोलते हैं और अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का है या मीन का है, एक ही लेंगे। ठीक है। इसको निकालने के हम इस साल 3 मेथड सीखेंगे। कितने मेथड सीखेंगे? 3 मेथड सीखेंगे। सुनो ध्यान से, पहले इसको लिखने से पहले भी एक चीज सुनो। देखो क्या होता है, एक तो आपको बहुत सारा डेटा गिवन है। जैसे हाइट की बात कर रहे थे, एक की 5 फीट हाइट है, एक की 5.5 फीट हाइट है, एक की 5.1 है, एक की 5.3 है, एक की 5.9 है, एक की मान लो 5 ही है वापस। इस तरह से बहुत सारी हाइट गिवन है। मैंने कहा इसका मीन निकालो। मैंने कहा इसका क्या निकालो? तो ये डेटा रफली अरेंज्ड है, रफ डेटा है ये, जिसको बोलते हैं कच्चा चिट्ठा, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज डेटा का मीन निकालने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? जो पहला है, डायरेक्ट मेथड। यही डेटा अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो जाए कि 5 फुट हाइट वाले 3 बच्चे, 5.1 हाइट वाले 4 बच्चे, ऐसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो जाए, तो उस जगह पे अगर आपको हाइट मीन निकालना हो तो फिर डायरेक्ट मेथड के बाद फिर 2 मेथड और आएंगे। ठीक है। तो 3 मेथड तो हैं, कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? कच्चा चिट्ठा हो।
और बाकी के जो अब आगे के 2 मेथड आ रहे हैं वो कब अप्लाई होगा, जब डेटा ऑर्गेनाइज में भी कितना ऑर्गेनाइज है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है तो सेकंड मेथड, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है तो तीसरा मेथड। ठीक है, समझ में आई बात। तो मीन निकालने का पहला जो मेथड है जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा, और सीधा सीधा एवरेज निकालने का तरीका सब जानते हैं, सबको जोड़ो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही है डायरेक्ट तरीका। एवरेज तो अपन बचपन से निकाल रहे हैं, पहली बार थोड़ा निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है मीन निकालने का या एवरेज निकालने का, अभी से स्टेटिस्टिक्स की भाषा में लिख रहे हैं अपन। मीन का नोटेशन होता है एक्स, कैपिटल एक्स उसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है मीन। इसका मतलब क्या होता है, मीन। उसके बाद आ जाओ, इस साइन को अपन बोलते हैं सिग्मा या समेशन। क्या बोलते हैं, सिग्मा या समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। किसका सम करना चाह रहे हो, एक्स आई नामक एलिमेंट्स का सम करना चाह रहे हो, एक्स आई नामक एलिमेंट्स का सम करना चाह रहे हो, जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक वेरी करेगी, n तक। आई 1 होगा एक बार, जैसे x1 हो गया, फिर आई 2 भी होगा, x2 होगा, फिर i3 भी होगा, x3 होगा, फिर i4 भी होगा। ऐसे करते 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 1 2 3 4 ये i कहां तक जाएगा, n। अब वो n बताएगा, वो भी 10 लोग हैं तो i10 तक जाना है, 20 लोग हैं तो x20 तक जाना है, 30 लोग हैं तो x30 तक जाना है। तो इसको पढ़ना भी आना चाहिए, इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है समेशन। किसका समेशन, जो आगे रखा हुआ है, xi नामक तत्वों का समेशन, xi नामक एलिमेंट्स का समेशन। i क्या है, आई की वैल्यू वेरी करेगी, जो नीचे लिखा हुआ है वहां से और जो ऊपर लिखा हुआ है वहां तक। 1 से लेकर, हमेशा स्टार्टिंग 1 से होगी, हमेशा स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी। खत्म कहां पे होगी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि किसी में 20 एलिमेंट्स दे रखे हैं, किसी में 10 दे रखे हैं। डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लिख के नीचे लिखो, वेयर एन, कैपिटल एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इतना लिखो, वेयर कैपिटल एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लिखो यहां तक। यहां तक कर लिया सबने। अब डायरेक्ट मेथड में भी सेकंड मेथड है, अगर कच्चा चिट्ठा नहीं है, ऑर्गेनाइज है, थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनाइज है। सुनो ध्यान से, डायरेक्ट मेथड से भी अपन ऑर्गेनाइज डेटा का मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी भी डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है, वो तो था बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ रखा हुआ है। वो ये फॉर्मूला तो कब लगाएंगे, जब हर चीज बिखरी हुई रखी हुई है। अब थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है तो भी अभी डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज डेटा पता है कैसा होता है, जिसमें एंट्रीज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये होता है थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज डेटा। जैसे वही बात, ये 5 फुट के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। 5 फुट 1 इंच के कितने बच्चे हैं, 5 फुट 1 इंच नहीं बोलेंगे इसको, 5.1 फुट के कितने बच्चे हैं, मान लो मैं कह देता हूँ 5 बच्चे हैं। 5.4 के फिर कितने बच्चे हैं, 3 हैं। फिर सीधे 5.7 के हैं, 2 बच्चे हैं। फिर मान लो कि 5.9 के हैं, 1 बच्चा, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ऑब्जर्वेशन आया नहीं। 1 2 3 4 5 ही ऑब्जर्वेशन मिले मुझे, और उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब, पता है किसी को, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन। क्या होता है, रेपिटेशन का मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट। तो 5 फुट के 10 बच्चे हैं, यानी कि जो मेरे पास डेटा है उसमें 5 फुट 5 फुट 5 ऐसे 10 बार दिख रहा है मुझे, तो वो ऑब्जर्वेशन 5 फुट वाला ऑब्जर्वेशन है वो 10 बार रिपीट हो रहा है। तो 5 फुट ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10। कितनी बार वो पर्टिकुलर एंट्री रिपीट हो रही है। तो ये जो डेटा हमको इस फॉर्म में गिवन है, इसको भी अपन डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है आपके सामने, देखो क्या है फॉर्मूला। समेशन xi के आगे fi भी लग गया। xi के आगे क्या लग गया, यानी जो भी एंट्री ले रहे हो, जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जब भी मैं बोलूं ना एंट्री तो समझ जाना ऑब्जर्वेशन, जो भी एंट्री या ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसको उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है, उसको उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है, करा के फिर सम करना है, करा के फिर क्या करना है, सम करना है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसीज का सम। उधर क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इधर क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहां से एक चीज साबित होती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज का सम एक ही बात होती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज का सम एक ही बात होती है। ध्यान से सुना, एक बहुत ही छोटा सा बट काफी इफेक्टिव एग्जांपल आपको मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल यही हाइट वाली बात करते हैं। मान लो पहले बच्चे की हाइट है 5 फीट, दूसरे की है 5.1, तीसरे की वापस 5 फीट,
चौथे की वापस 5.1, पांचवे की 5.2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। छठे की 5.1, फिर वापस 5.2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और ले लो, एक बार वापस 5 फिट ले लो, फिर 5.1, फिर 5 फिट। हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑब्जर्वेशंस मिले? एक तो 5 फिट का ऑब्जर्वेशन मिला, दूसरी एंट्री क्या मिली? 5.1, तीसरी एंट्री क्या मिली? इससे ज्यादा तो मिला ही नहीं, ऐसे कम मिला ही नहीं। 5 फुट के कितने बच्चे? 1 2 3। 5.1 के कितने बच्चे? 1 2 3 4 5। और 5.2 के कितने बच्चे? 1 और 2। तो ये जो एंट्रियां मिली है इसको तो कहते हैं एक्सआई। जो एंट्रियां मिली इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन है ये। एक्सआई का मतलब ये तो है x1, ये है x2, ये है x3। ये पहली ऑब्जर्वेशन, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन। इसलिए इस कॉलम का नाम क्या रख देते हैं? एक्सआई। और आई कहां से कहां तक है? 1। कहां थे हम? टोटल कितने लोग थे ऊपर? 10। तो मैं कह सकता हूं n बराबर 10। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 10। आप फ्रीक्वेंसीज को जोड़ करो, देखें फ्रीक्वेंसीज का जोड़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है। समझ में आई बात? अब जब ऊपर वाले फॉर्म में डेटा गिवन होगा तो मैं डिनोमिनेटर में n रखूंगा, जब नीचे वाले फॉर्म में डेटा गिवन होगा तब मैं डिनोमिनेटर में समेशन एफ आई रखूंगा। बात तो वही है, समेशन एफ आई भी तो 10 आ रहा है। समेशन एफ आई मतलब एफ आई कॉलम का सम। समेशन एफ आई मतलब एफ आई कॉलम का सम। समेशन एक्स आई मतलब एक्स आई कॉलम का सम। ठीक है, तो समेशन एफ आई भी तो 10 आ रहा है और एन भी तो 10 है। डिपेंड करेगा कि सर कहां तो एन रखें कहां समेशन। वैसे तो पता है मीन के फॉर्मूले में अगर आप समेशन एफ आई की जगह एन भी रख दो, कैपिटल एन, तो चलता है। लेकिन सही तरीका यह है कि जब बिल्कुल रफ डेटा हो तब अपन कैपिटल एन वर्ड यूज करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए, और जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है तो वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब फ्रीक्वेंसी का सम है। तो अपन क्या यूज करें? समेशन एफ आई या फिर सिग्मा एफ आई, जिसको अपन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे बताओ यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई का क्या मतलब होगा? समेशन एक्स आई का मतलब क्या था? एक्स आई कॉलम का सम। समेशन एफ आई का मतलब क्या था? एफ आई कॉलम का सम। तो समेशन एक्स आई एफ आई मतलब एक्स आई एफ आई कॉलम का सम। एक्स आई एफ आई कॉलम का सम, यानी एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई। हर एक एंट्री को उससे प्रोडक्ट करो। 5 3 जा 15, 5.1 इंटू 5 जो भी होगा, 5 1 5 5 5 25, 25.5, फिर 5.2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये जो कॉलम दिख रहा है ये कॉलम क्या है? समेशन एक्स आई, ये कॉलम है एक्स आई एफ आई। और समेशन एक्स आई एफ आई करने का मतलब है इस कॉलम का क्या करो बेटा? उसको इससे डिवाइड करो, मीन निकल जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। एफ आई एक्स आई कॉलम का सम करो और डिवाइड करो एफ आई वाले कॉलम के सम से। और एफ आई वाला कॉलम का जो सम होता है वो तो वही होता है, एन होता है। अगर आप गिन पा रहे हो 1 2 3 4 10 है तो आप सीधे सीधे 10 लिख दो, नहीं तो एफ आई को जोड़ दो, वो 10 ही निकलेगा। समझ में आए? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में 2 फॉर्मूले मिले, बोलो पहला मेथड, पहला फॉर्मूला बिल्कुल कच्चा चिट्ठा हो तो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह दी हुई है, तो समेशन एक्स आई एफ आई इंटू डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। वही सेम चीज है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक आई की। देखो जब अपन प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो अपने को ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये तो केवल अभी फॉर्मूला और में रखते हैं, अपन सीधे लिख देते हैं समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। टाइम हो तो लिख देना आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है, नहीं भी लिखो तो चलेगा। हाँ सर। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। जो डायरेक्ट मेथड किया था हमने लास्ट, उस डायरेक्ट मेथड का एक मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी झलकियां दिखा लेते हैं ना कैसे चलता है ना क्वेश्चन, फिर एक साथ ही सॉल्व करेंगे सबके, पूरी एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बने थे? 2 फॉर्मूले बने थे। अगर रफ डेटा है तो समेशन एक्स आई अपॉन एन, और अगर अरेंज्ड है, फ्रीक्वेंसीज के अंदर अरेंज्ड है, तो फिर समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। यही फॉर्मूला था। देखो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है? देखो अभी क्लास इंटरवल भी बताएंगे क्या होगा ना। देखो आप ये मानो, एक बार के लिए मानो क्लास इंटरवल नहीं है ना, एक बार के लिए मानो क्लास इंटरवल नहीं है। ये तो है एक्स आई,
ये है उसका FI। मैंने क्या कहा, XI इंटू FI एक तीसरा कॉलम बनाया जाए, बना दिया इन्होंने। XI इंटू FI भी लिख सकते हो या FI इंटू XI भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बना दिया। बनाने के बाद फिर फॉर्मूला क्या है, समेशन XI FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ठीक है, समेशन XI FI का मतलब है XI FI नामक कॉलम का सम करना। XI FI नामक कॉलम यही है, इसका सम क्या है, ये रहा। फिर समेशन FI का मतलब FI वाले कॉलम का सम करना। FI वाला कॉलम यही है, सॉरी ये वाला FI वाला कॉलम यही है, इसका सम है ये। तो इस नंबर को इस नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा मीन। समझ आया सभी को? ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला याद हो ना, अगर फॉर्मूला याद हो ना तो ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कॉलम बनाना है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस मेथड में कॉलम कौन सा बनाए। देखो वो क्या कह रहा है, समेशन XI FI, उसको XI FI कॉलम का सम चाहिए तो XI FI कॉलम बनाना पड़ेगा। उसको FI कॉलम का सम चाहिए तो FI कॉलम तो खैर गिवन होगा, उसका सम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बात करते हैं सर ये क्लास इंटरवल क्या आ गई। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि किसी की हाइट 5 है, 5.1 है, 5.3 है या 5.7 है, इस तरह से किसी की हाइट चलती जा रही है ना। तो मान लो ऑब्जर्वेशन है एक तो 5, एक है 5.1, एक है 5.3, एक है 5.7, फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, फिर आप इसकी लिख दोगे, इसकी लिख दोगे, इसकी लिख दोगे, तो ये तो ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4, ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ऑब्जर्वेशन मान लो 1.1 से शुरू हो गए, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.9, 1.9 तक है, फिर 2 आ गया, फिर 2.1, 2.2, ऐसा करते करते मान लो 10 तक है। तो 1.1 से 10 तक कितने सारे 90 ऑब्जर्वेशन हो गए, है ना। तो वो 90 ऑब्जर्वेशन की टेबल थोड़ा ना बनाएंगे हम बैठ के, और बनाएंगे तो वो इतनी इफेक्टिव थोड़ा ना होगी, उसमें से स्टडी क्या करेंगे अपन, समझ क्या पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ऑब्जर्वेशंस को भी अब शॉर्ट कर देंगे, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी ग्रुपिंग। कैसे कि भैया 1.1 से 1.9 का एक ग्रुप बन गया, अब 1.1 से 1.9 के जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब एक ही ग्रुप में, उनकी फ्रीक्वेंसी एक साथ लिख दो। जैसे मान लो 1.1 की फ्रीक्वेंसी थी 5, 1.3 की फ्रीक्वेंसी थी 6, 1.9 की फ्रीक्वेंसी थी मान लो 10, बस ये 3 ही लोग हैं मान लो इस ग्रुप में, है ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5, 6, 11 और 10, 21। तो 1.1 से 1.9 की पूरी फ्रीक्वेंसी एक साथ ही लिख दो, 21, बात खत्म। ठीक है, समझ आई बात। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलते हैं क्लास इंटरवल। और वो जो ग्रुप बनता है ना उसको बोलते हैं क्लास या क्लास इंटरवल। ठीक है, वो जो ग्रुप बन रहा है ना, जैसे ये ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। इसकी एक लोअर लिमिट होती है, इसकी एक अपर लिमिट होती है। ठीक है, और इसकी एक साइज होती है। साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यही डायरेक्ट मेथड कल को अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में यूज करना हो, जैसे ये क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये 2 कॉलम आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ये 2 कॉलम हमको गिवन नहीं होंगे। क्या करेंगे हम, हमको क्या फॉर्मूला याद है बोलो, समेशन XI FI अपॉन समेशन FI। भाई FI कॉलम का सम तो कोई भी कर देगा। अब ये XI FI कॉलम का सम करने के लिए XI इंटू FI कॉलम बनाना पड़ेगा। XI इंटू FI कॉलम बनाने के लिए XI कॉलम बनाना पड़ेगा। XI कॉलम गिवन नहीं है, तो XI कॉलम कहां से निकलेगा, इंटरवल से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एवरेज, इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बिल्कुल बीच का नंबर। जैसे 10 और 25 के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का नंबर क्या होता है, 17.5। कैसे पता लगाया, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों को जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2 किया, एवरेज लिया। तो 10 और 25 कितना हो गया, 35, 35 का आधा 17.5। फिर नेक्स्ट देखो, 25 और 40 मिलके कितने हो गए, 65, 65 का आधा 32.5। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि अगर अगर ये 10 से 25, 25 से 40, ये कितने कितने उसमें, मतलब इसकी क्लास साइज कितनी है, 15 की क्लास साइज है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 15 की क्लास साइज है। तो अगर ये सेम टू सेम क्लास साइज सेम टू सेम चल रही है, बदल नहीं रही है, तो ये क्लास मार्क, इसको क्लास मार्क बोलते हैं XI को ना, ये क्लास मार्क भी नहीं बदलेगा। ये भी 15-15 के गैप में चल रहा है, देखो ध्यान से, 17.5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि हमने पहला ही पहला निकाल लिया,
ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ देख लिया कि सबकी क्लास साइज बराबर है, फिर हमको इन बाकी की निकालने की जरूरत नहीं है, 15-15 इसी में ऐड कर दो। ठीक है, समझ आया। लेकिन इधर क्लास साइज 15-15 की होनी चाहिए, अगर इधर बदल रही है तो फिर उधर भी बदलेगी, फिर हमको एक एक ही निकालना पड़ेगा अलग अलग ही। बट उसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा क्वेश्चन आए कि सब में क्लास साइज अलग अलग दे दो। क्लास साइज सब में, इसमें 15 की क्लास साइज दी है तो इसमें भी 15-15-15, समझ रहे हो ना। क्लास साइज क्या, इनका गैप, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का गैप। ये 15-15 का दिख रहा है सबका, तो फिर हम उधर 15-15 एज इट इज ऐड कर देंगे, बस पहला वाला क्लास मार्क निकाल देंगे। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 25 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया एक्सआई कॉलम। फिर वो का वही काम, एक्सआई इंटू एफ आई, और उसी का सम, इसका सम डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो डायरेक्ट मेथड 3 तरीके से हो चुका है, एक तो रफ डेटा हो, एक फ्रीक्वेंसीज हो, और एक क्लास इंटरवल हो। फ्रीक्वेंसीज के साथ में भी क्या हो, क्लास इंटरवल हो। इज दैट क्लियर। ठीक है, ऊपर ही ऊपर कहीं आप लिख लो, क्योंकि ये क्लास 9th में याद की हुई चीजें हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं। फिर भी ऊपर ही ऊपर लिख लो आप कि सबसे पहले तो क्लास साइज क्या होती है, उसका फॉर्मूला, क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, नोट डाल के लिख लो, माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद क्लास मार्क जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सआई। क्लास मार्क जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सआई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, पहले ले लो, कैसे भी कर लो, प्लस ही करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा क्लास मार्क। भाई सिंपल सी बात है, मान लो 1 से लेके 100 तक नंबर है, एक की फ्रीक्वेंसी अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग, 5 की अलग, तो 1 से लेके 100 तक तो 100 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब 100 ऑब्जर्वेशन मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो मैंने ग्रुपिंग कर दी, 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, इस तरीके से मैंने ग्रुपिंग कर दी। तो अब 1 से लेके 10 तक का कौन सा नंबर लूंगा, ऑब्वियसली उसका सेंटर का नंबर लूंगा। उसका सेंटर का नंबर कैसे लूंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो वो एक नंबर जो होगा उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, मतलब क्लास का मॉनिटर है वो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बिल्कुल सेंटर का नंबर है वो। ठीक है ना भाई। 10 ऑब्लिक 10 से लेके 25 में मैं 10 लूं, 11 लूं, 12 लूं, क्या लूं, तो इसका सेंटर ले लेते हैं, इसका सेंटर पकड़ लेते हैं। सेंटर पकड़ लिया 17.5। कैसे निकाला सेंटर, 10 और 25 को जोड़ के डिवाइडेड बाय। ठीक है, क्लियर है। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है याद करने की, फॉर्मूले तो बन गए, बाकी बहुत ही आसान चीज है ना। चलो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड विच इज अज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग डाल ली सबने, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, देखो मीन का कोई सा भी मेथड होगा ना, कोई सा भी, चाहे डायरेक्ट, चाहे अज्यूम, चाहे स्टेप डिवीजन, अभी तीसरा आएगा, किसी में भी फ्रीक्वेंसीज को छेड़ेंगे ही नहीं, किसी में भी फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐसे कैसे बैठा रहेगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, जो भी छेड़छाड़ होगी वो एक्सआई में होगी, मतलब ऑब्जर्वेशंस में होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये काम फिर उल्टा होगा मीडियन में, मीडियन में छेड़छाड़ फ्रीक्वेंसीज में होगी और एक्सआई ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज याद रखना। तो अभी भी हमने इस मेथड में भी देखो ध्यान से, एफ आई जैसा गिवन था वैसा का वैसा ही जोड़ा है, बस 2 3 7 6 या 6 6 जो भी गिवन है, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी। अगले मेथड्स में भी नहीं करनी है, अगले मेथड्स में भी नहीं करनी। अच्छा जी, अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड का पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फिर समझाते हैं आपको। तो उसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू, ये मीन का है साइन होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब यहाँ पे दो नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, एक तो कैपिटल ए, एक ये डी आई वाला कॉलम। एक तो कैपिटल ए तो एक नंबर है, कैपिटल ए तो क्या है, एक नंबर है, डी आई एक कॉलम है, डी आई एक कॉलम है, उस कॉलम को एफ आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर उसका समेशन चाहिए। और नीचे वही सेम चीज जो चल रही है, समेशन एफ आई, शुरू से वही चल रही है। पहले एन नाम था उसका, पहले क्या था, कैपिटल एन नाम था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसीज में आते मैंने आपको कल प्रूव करके बताया था कि एन समेशन एफ आई के बराबर ही होता है, उसका नाम बदल के समेशन एफ आई हो गया, और तब से फिर ये समेशन एफ आई चल रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ जी। अब बात करें सर ये ए और ये डी आई क्या है, तो ए तो है, इसका नाम है ना अज्यूम्ड मीन मेथड, तो वो ए ही वो अज्यूम्ड मीन होता है। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना, कहते हैं ना लेट अस सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमने मान लिया कि इस पूरी टेबल का मीन ये है, अपनी मन से मान लिया, तो वो जो माना हुआ मीन है उसको क्या कहते हैं, ए, अज्यूम्ड मीन। और फिर डी आई क्या है, डी आई का मतलब होता है आपके जितने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हैं
उसका और आपके माने हुए मीन का डिफरेंस। आपका जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है ना, ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सआई नाम का जो कॉलम है, उस एक्सआई और जो आपने भी मीन माना है, उन दोनों का डिफरेंस। समझ में आई बात? क्लियर है? अब एक टेबल ये नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट करो तो फिर आगे एक टेबल से इसको समझा। अपन एक काम करेंगे, मीन के तीनों मेथड करके पहले मीन की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप मीडियन और मोड के फॉर्मूलाज के लिए 1 या 3 पेजेस छोड़ देना, ताकि जब अपन वापस हम मीडियन करेंगे वो फॉर्मूले वहीं लिख जाएं, ताकि एक ही जगह आपके सारे फॉर्मूलाज हों, जब भी आप रिवाइज करो तो एक ही बार में रिवाइज हो जाए। ठीक है? समझ आया सबको? अभी अपन एक बार, क्योंकि मैं मीडियन के भी बताऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। तो मीन के 3, ये तीसरा ये दूसरा तो हो ही गया, तीसरा स्टेप डेविएशन हो रहा है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? हो गया, यहां तक लिख लिया सबने? अब एक टेबल देखते हैं, आपकी बुक से कोई एग्जांपल वाली टेबल उठा लेते हैं, केवल फील ले लो भाई क्या चीज है ना, क्वेश्चन तो फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखो ये वो टेबल है, देखो आपको शुरुआत में क्या क्या गिवन है, आपको शुरुआत में केवल और केवल वही सेम टेबल है, लो मतलब सेम क्वेश्चन को उसने पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है और बाद में किससे सॉल्व किया, अज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व। ये 2 कॉलम गिवन थे शुरुआत में, उसने क्या किया, पहले एफ आई को तो छेड़ना ही नहीं है, जो भी बनाना है, एक्स आई बनाना है, डी आई कॉलम बनाना है, सब किससे बनेगा, इससे बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन से बने, यानी ऑब्जर्वेशन के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं अपन मीन में, फ्रीक्वेंसीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। क्या किया हमने, सबसे पहले तो इससे एक्स आई बनाया क्लास मार्क, वही सेम तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लिया, ये बन गया एक्स आई, बन गया। उसके बाद अपन क्या करते थे, ध्यान से सुनो, पिछले मेथड में अपन क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते थे, राइट, एफ आई इंटू एक्स आई वाला कॉलम बनाते थे। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट ना लेके पहले ये जो एक्स आई आई है, इस एक्स आई के साथ और छेड़छाड़ कर ली। हमने क्या देखा यार, ये काफी बड़े नंबर आ रहे हैं, हमने क्या देखा, ये काफी बड़े नंबर, ये छोटे नंबर आ जाए ना तब तो ये दूसरे मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसी से कर सकते हो आप। लेकिन हमने देखा यार ये काफी बड़े नंबर आ रहे हैं, 17.5, 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत, हमने सोचा यार इस नंबर को थोड़ा छोटा कर लें, इस नंबर को क्या कर लें, थोड़ा छोटा। तो हमने क्या करा, इस नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा मान लिया, सेंटर का मान लिया, शुरू का मान लिया, और उसको मान लिया कि यही यही मीन है, जैसे 47.5 मान लिया इन्होंने, 47.5 को क्या मान लिया कि यही मेरा मीन है इनमें से। मीन हमेशा ऑब्जर्वेशन में से निकलता है, याद रखना, मीन किस में से निकलता है, ऑब्जर्वेशन में से निकलता है। तो यही तो ऑब्जर्वेशन है, वो तो फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वेशन कौन से थे, ये थे, और इससे ये बना, तो अब ऑब्जर्वेशन ये है ना, तो इसमें से ही कोई अज्यूम मीन मानेंगे, कल को इस फ्रीक्वेंसी में से मत मान लेना कोई अज्यूम मीन इन ऑब्जर्वेशन में से ही बनेगा। तो मैंने मान लिया कि यार 47.5 मेरा अज्यूम्ड मीन है, माना हुआ मीन है ना, अज्यूम कर लिया। फिर अपने को क्या चाहिए था, एक कॉलम चाहिए था डी आई, उस डी आई कॉलम में क्या रखना था, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हैं ये वाले, उसका और जो आपने मीन माना है इन दोनों का डिफरेंस। जैसे पहला 17.5 और इसका डिफरेंस 30 होता है, -30 होता है, 17.5 माइनस 47.5 करोगे। फिर आ जाओ सेकंड 32.5, 32.5 में से इसका डिफरेंस करोगे तो -15, फिर इसी में से इसी का डिफरेंस करोगे तो 0, भाई 47.5 माइनस 47.5 ही करोगे तो 0। फिर आ जाओ 62.5 में से 47.5 माइनस करोगे 15, 77.5 में से 62.5 माइनस करोगे 30, और फिर 92 में से 47.5 माइनस करोगे तो 45। कुल मिला के सब में से इसी को ही माइनस करना है जो आपने मीन माना है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मीन किसको माने, सर मीन किसको माने, तो एक अप्रोच तो ये कहती है सेंटर वाले को मान लिया करो, लेकिन मैं बताया क्या कहता हूं, मैक्स ऐसे नंबर को मीन माना करो जिसके सामने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी है। क्यों, देखो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी बड़ी थी तो इसी को मीन माना, क्योंकि जिसको मीन मानते हैं उसके सामने 0 बनना है, और 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, तो वो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने से आप बच जाते हो। हालांकि यहाँ तो छोटा ही, इतना बड़ा नंबर था ही नहीं, 7 था, लेकिन कई बार फ्रीक्वेंसी ऐसे मिल देगी 19, 23,
अब 23 से आप 47.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, तो आप इसी को मीन मानोगे तो इसके सामने जीरो बनना है, और फिर 23 हो 24 हो कुछ भी हो मल्टीप्लाई जीरो करके इधर जीरो ही बनना है। ठीक है, तो दो अप्रोच है, आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या है कि या तो सेंटर का नंबर पकड़ लो, या फिर वो वाला नंबर पकड़ो जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है बड़ी है या अटपटी है या ऐसी है जिसकी टेबल आपको नहीं आती, जैसे 19 है 17 है। ठीक है, क्लियर है। ये बन गया मेरा डी आई का कॉलम। डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस से है, क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का लिया, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस और जो आपने अज्यूम्ड मीन माना है उसका। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस और जो अज्यूम्ड मीन माना है उसका डिफरेंस ले लिया, तो ये डिफरेंस वाला कॉलम बन गया। अब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट लेते थे, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट लेते थे। अब एक्स आई से तो आपने एक नया कॉलम तैयार कर दिया है, तो अब एफ आई एक्स आई की जगह एफ आई डी आई का कॉलम लेंगे, मतलब प्रोडक्ट लेंगे। समझ में आई बात। पहले किसका प्रोडक्ट लेते थे, डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई। अब एक्स आई तो बड़ा नंबर दिख रहा था, बड़ा कॉलम दिख रहा था, उसको छोटा कर दिया, ये सिंप्लीफाई कर दिया, देखो साढ़े 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 सब बता दिए, 0.5 बता दिए, इजी लग रहे हैं। तो अब ये तो हट चुका है ना, ये बन चुका है, ये बन चुका है, तो अब एफ आई के साथ एक्स आई का प्रोडक्ट ना करके एफ आई के साथ, और ये कॉलम तैयार हो गया एफ आई इंटू डी आई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई दिस बराबर दिस, 3 मल्टीप्लाई दिस बराबर दिस, 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, दिस मल्टीप्लाई दिस दिस। जब हम ये प्रोडक्ट करेंगे बेटा, जब हम ये प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ नंबर्स नेगेटिव में भी आएंगे, आ रहे हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी आई में भी कुछ नंबर्स नेगेटिव में आए, और कुछ एक जीरो भी आएगा कहीं ना कहीं, और फिर पॉजिटिव भी आएंगे, आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये एफ आई डी आई वाले कॉलम का सम करेंगे, और एफ आई डी आई वाले कॉलम का सम करने में एक खास बात ये रखेंगे, याद रखेंगे कि कुछ नेगेटिव के भी नंबर्स हैं और कुछ तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले अलग जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले अलग जोड़ेंगे। उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कोई बड़ा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आना है, और नेगेटिव वाला सम अगर बड़ा आता है तो आंसर इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, यानी एफ आई डी आई का सम नेगेटिव भी हो सकता है। एफ आई एक्स आई जब अपन करते थे उसका सम तो हमेशा पॉजिटिव ही आता था, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव ही होते थे। लेकिन डी आई में आते आते कुछ नंबर्स नेगेटिव भी हो जाते हैं। हो सकता है कि आपने 77.5 लिया हो अज्यूम्ड मीन, तो अब 77.5 जब आप माइनस करोगे इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो ज्यादा नंबर नेगेटिव के दिखाई देंगे, कम नंबर पॉजिटिव के दिखाई देंगे, राइट। जितना आप नीचे अज्यूम्ड मीन मानोगे, जहां पे आपने अज्यूम्ड मीन माना है उसके ऊपर ऊपर के सारे नंबर नेगेटिव होंगे, उस अज्यूम्ड मीन पे जीरो आएगा, उस अज्यूम्ड मीन के नीचे पॉजिटिव होंगे, यही होगा। देखो अभी भी वही हो रहा है। आपने अज्यूम्ड मीन का कौन सा माना है, 47.5, तो 47.5 के सीधे में जीरो है, इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे नीचे, तो अभी तो नेगेटिव कम है पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये एफ आई डी आई पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन कल को अगर आप इसको मान लो अज्यूम्ड मीन, मान सकते हो आपकी मर्जी, तो ऊपर ऊपर के ये सारे नेगेटिव होंगे, ये जीरो होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा होंगी, तो पूरे पूरे चांसेस है ना कि एफ आई डी आई का जो सम है वो नेगेटिव आ जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ 100% आएगा, पर चांसेस तो हैं। ठीक है, तो एफ आई डी आई का सम पॉजिटिव भी आ सकता है, और आ गया एक बार एफ आई डी आई का सम। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, देखो अभी फॉर्मूला आप खुद याद करोगे। फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या था, अब ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर को तो छेड़ना नहीं है, शुरू से ही वो एन ही है, एन का मतलब समेशन एफ आई, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, एज इट इज। अब एक्स आई कॉलम किस में बदल चुका है, तो आपने एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट करने की बजाय एफ आई डी आई प्रोडक्ट किया है आपकी बार, तो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह आप समेशन एफ आई डी आई लगाओगे, कोई डाउट। ये एक्स आई से डी आई आने के लिए आपने क्या किया, एक ए नाम का नंबर सारे एक्स आई में से माइनस किया, तो जो काम आपने कर दिया उसको सही करने के लिए उसका उल्टा काम करना पड़ता है। जैसे मान लो आपने आपके कमरे में कुछ चीजें बिखेर दी, अब आपको वापस पहले वाली पोजीशन चाहिए, तो उनको वापस सेट करना पड़ेगा, वापस पहले वाली पोजीशन में लाना पड़ेगा। एक्स आई से डी आई लाने के लिए इसको माइनस किया था ना, अब फाइनल आंसर में इसको प्लस कर दो। इससे क्या होगा, जो आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल रहे हो, इस मेथड से मीन निकाल रहे हो, बराबर निकले। फॉर्मूला याद करना कोई कठिन है क्या। ए प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि एक्स आई से डी आई आते टाइम ये ए माइनस हुआ था, तो फाइनल आंसर में ये प्लस होगा, और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी जगह वैसे ही है।
समझ में आया? फॉर्मूला याद हुआ अच्छे से? तो उस टेबल पे चलते हैं, उस टेबल पे चलते हैं। ए क्या था? 47.5, 47.5 को यहाँ रखूंगा मैं, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है, कितना दिख रहा है वो? 435 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो पहले भी 30 था, आज भी 30 है। इसको जोड़ लो, मतलब इसको सॉल्व कर लो, और जो पहले डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया था आंसर सेम आने वाला है। मीन किसी भी मेथड से निकालो सेम निकलेगा। ये मेथड है ना, मेथड है मतलब तरीका है, आंसर को चेंज नहीं कर सकते। तो दो मेथड समझ में आए अच्छे से, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। चलें तीसरे मेथड की तरफ, इसी क्वेश्चन को कराएंगे तीसरे मेथड से भी, सेम इसी क्वेश्चन को, ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो पहले तो हेडिंग डाल लो आप, स्टेप डेविएशन मेथड, और फॉर्मूला लिख लो उसका। स्टेप डेविएशन मेथड हेडिंग डाल के उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर समझाते हैं। देखो भाई, डिनोमिनेटर आज भी वही है, समेशन एफ आई, जिसको बदलना ही नहीं है। अच्छा, ये जो आई लिखते हो ना, ये पूंछ में लिखा करो, टेल में, उसके सामने ऐसे मत लिख दिया करो एफ आई। इसका मतलब तो ये हो जाएगा एफ इन टू आई। आई कोई नंबर थोड़ा ना जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, आई तो केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, F1, F2, F3, F4, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन तो लिख लो एक बार कि यू आई क्या चीज है, क्योंकि नई चीज यहाँ पे यू आई आई है और एक एच आया है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ उसको। पेयर यू आई बराबर डी आई अपॉन एच लिखा हुआ है ना वहां पे, यू आई बराबर डी आई अपॉन एच, और एच क्या है? एंड एच, एच क्या है? एच है HCF ऑफ द कॉलम, HCF ऑफ द कॉलम DI, जो DI कॉलम निकाला था अपन ने, उस DI कॉलम का HCF। चले, लिख तो लिया, फॉर्मूला लिख लिया, लिख लिया सबने? ओके, देखो ये XI बनाया था हमने, XI से हमने DI बनाया था। मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार ये जो DI वाला कॉलम बन रहा है ना, इसमें से 15 कॉमन आ सकता है, आ रहा है? सब 15 के मल्टीपल हैं, चेक करो। 15 टू जा 30, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो 15 इन सब का HCF है। 15 इन सब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें से जितना बार आप निकाल सकते हो HCF ही तो निकालते हो आप, ठीक है। तो आपने H बराबर 15 इसमें से कॉमन ले लिया इस कॉलम में से, तो एक और नया कॉलम तैयार होगा। कॉमन लेने के बाद बचा क्या? कॉमन लेने के बाद बचा क्या? उस कॉलम का नाम है UI। क्या नाम है उसका? UI। आ जाओ, नीचे वाले टेबल में होगा वो, देखो ये कॉलम शुरू में भी था, ये कॉलम शुरू में भी था, XI हमने बना दिया था, DI भी हमने बना दिया था। अब DI से इन्होंने क्या करा? UI बनाया। DI क्या था? XI माइनस A, तो DI था ही सही। वो जो H कॉमन निकाला है उससे डिवाइड करो, HCF से डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा अंदर क्या बचा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन आया? 15, इसमें से इस कॉलम से क्या कॉमन आया? तो अब -30 को 15 से डिवाइड किया तो -2, -15 को 15 से डिवाइड किया -1, 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 15 को 15 से किया 1, 30 को 15 से किया 2, और 45 को 15 से किया 3। क्यों मानो कि 15 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा वो सब लिख दिया सामने, ठीक है। तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशंस वाला कॉलम था अब तो बहुत ही छोटा रहेगा। एक्चुअली ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम जो बहुत छोटा रह चुका है, ये इसकी परछाई है, इसकी शेडो है। देखो कितना बड़ा भयानक शेडो थी, हमने कितनी छोटी कन्वर्ट कर दी। पहले यहां से XI, XI से DI, DI से UI। लेकिन ऐसा करते टाइम आप जो जो भी काम कर रहे हो, जैसे कभी प्लस कर रहे हो, कभी डिवाइड कर रहे हो, उसका उल्टा उल्टा काम फाइनल आंसर में करते रहना। उसका उल्टा उल्टा काम, जैसे यहां से यहां आने के लिए आपने A को माइनस किया, तो फाइनल आंसर में A को प्लस किया। अब यहां से यहां आने के लिए आपने क्या किया? H से डिवाइड किया, तो फाइनल आंसर में H से लिखा है ना अपने फॉर्मूला में, इंटू H।
लिखा है नहीं लिखा है? क्यों किया इंटू एच? बिकॉज यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन एच से डिवाइड हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर में वो सारा जो आंसर होगा वो एच से किससे मल्टीप्लाई होगा? एच से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, अब आपने नया कॉलम तैयार कर दिया। पहले आप करते थे एफ आई इंटू एक्स आई, फिर आपने ये करना छोड़ दिया, आपने एफ आई इंटू डी आई करना शुरू कर दिया। अब आपने डी आई से यू आई और बनाया है, तो आप इससे भी मल्टीप्लाई ना करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई ना करोगे, अब आप सीधे किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू आई से। तो कॉलम का नाम क्या होगा? एफ आई इंटू यू आई। काम वही रहेगा कि शुरू के दो नेगेटिव रहेंगे और फिर एक जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे। फिर इसका जो सम होगा अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निकाल लिया इसका सम। अब चलते हैं फॉर्मूला पे। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब इसी से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। ए प्लस तो ए प्लस ही रहेगा, समेशन एफ आई डी आई की जगह आजकल एक नया कॉलम है मॉडिफाइड वर्जन उसका यू आई, और नीचे वाला तो अपनी जगह पे सेफ है, उसको तो छेड़ना ही। अच्छा जी, डी आई से यू आई आने के लिए क्या किया आपने? डिवाइडेड बाय एच किया, राइट? अब क्या करोगे फाइनल आंसर में? हो गया फॉर्मूला याद? हो गया? बड़ी ही आसान सी चीज है कि आपने जबरदस्ती वहां पे डिवाइड बाय एच किया, तो अब उसको बराबर तो करना पड़ेगा ना। मैथ से भी, मैथ्स में बैलेंस तो करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। तो आप क्या करोगे? फाइनल आंसर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। उधर आपने ए को माइनस किया था, फाइनल आंसर में आप क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये तीन मेथड हैं आपके मीन निकालने के। ये तीन मेथड पढ़ लो, आपकी पूरी एक एक्सरसाइज पहली सॉल्व हो जाएगी इजीली। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि कब तो वो, कब तो वो, कब तो वो, कौन सा मेथड कब यूज करें? तो पहला आंसर है इस क्वेश्चन का कि जब जब क्वेश्चनर कहे इससे करो तो उससे करो। वो कहेगा कि डायरेक्ट मेथड सॉल्व करके बताओ, वो कहेगा स्टेप डेविएशन सॉल्व करके बताओ, वो कहेगा अज्यूम्ड मीन से सॉल्व करके बताओ। जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नहीं कहता है, नहीं कहता है तो आपकी इच्छा है। अब फिर आप ऑब्जर्वेशंस देखोगे, ऑब्जर्वेशंस कितने बड़े हैं। अगर छोटे से ऑब्जर्वेशन से तो डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। फिर आपने कुछ कुछ माइनस किया और जो नया डीआई वाला कॉलम निकला वो भी छोटा ही बना, तो उसी से कर लो। वो भी बड़ा बना और वो भी बड़ा बना, उसमें से भी कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो तो फिर स्टेप डेविएशन में आ जाओ, यूआई पे आ जाओ। ठीक है? स्टेप डेविएशन मेथड उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आपने अज्यूम्ड मीन मान लिया था ना, आपने जबरदस्ती एक स्टेप और डेविएट कर दिया। डेविएट मतलब बढ़ा दिया, एक स्टेप आगे आ गया ना। एक स्टेप आपने और क्या कर दिया? डेविएट कर दिया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है? अज्यूम्ड मीन मेथड क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में से एक मीन अज्यूम किया। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि स्टेप डेविएशन मेथड करना है तो उसके लिए बीच के अज्यूम्ड मीन मेथड का और डायरेक्ट मेथड का प्रोसेस भी फॉलो करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से अगली स्टेप में अज्यूम्ड मीन मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड से अगली स्टेप में स्टेप डेविएशन मेथड है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेप डेविएशन मेथड करूंगा तो अज्यूम्ड मीन में जो काम करना पड़ रहा था, ए निकालना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड का भी थोड़ा थोड़ा काम, यानी कि जैसे क्लास मार्क तो बनानी पड़ेगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आपका मीन खत्म होता है। टाइम कितना बचा है? क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? अच्छा 56 हो गए। आ जाओ एक्सरसाइज पे, या एग्जाम्पल करते हैं अभी, है ना? एक्सरसाइज फिर उन्हीं के साथ शुरू करेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, ये वाला पकड़ लें। चलो, एक टेबल बनाओ। आपके टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनेंगे, तो 6 कॉलम की एक टेबल बनाओ जल्दी से। देखो, सबसे पहले है क्लास। क्लास इंटरवल लिखो या शॉर्ट में क्लास। क्लास के बाद फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है? फ्रीक्वेंसी को अपन एफ आई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास से आप क्या बनाओगे? क्लास मार्क। क्या बनाओगे? ये स्पेस आएगा नहीं वहां पे, क्लास मार्क। वो क्या होता है? एक्स आई। ठीक है? चलो, क्लास कौन कौन सी है? क्लास है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250। लिख लेते हैं एक बार। 20 से 60, 60 से 100, नेक्स्ट क्लास इज 100 to 150,
उससे नेक्स्ट क्लास क्या है 150 to 250, उससे नेक्स्ट क्लास क्या है 250 to 350, उससे नेक्स्ट क्लास क्या है 350 to 450। ये स्टार्ट करते ही एक चीज पे नजर रखनी है आपको कि हर एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए। कर रही है? ऐसी क्लास इंटरवल्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या फिर कंटिन्यूअस क्लास। अगर ऐसा नहीं है, बाय द वे यहाँ पे 61 है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रही है, तो हमको मैच करवाना पड़ेगा। और जो मैच नहीं करती है उस क्लास इंटरवल को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? या फिर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस है तो पहले एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आएगा फिर करके बता देंगे कैसे चेंज, क्योंकि ये 9th में भी आप कर चुके हो ये चीजें। एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव चेंज करते थे ना, ये और ये इसमें गैप आ जाता था तो करते थे। तो इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो पहली बार हो रही है, आएगी आपके क्वेश्चंस में भी है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो उसी के बीच में बता देंगे। उसमें क्या होगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा, इस क्लास से नई क्लास बनानी पड़ेगी, इस क्लास से एक नई क्लास फिर से बनानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसीज कितनी है बोल दो जरा। 7, 5, 16, 12, 2, 3। ठीक है, देखो समेशन एफ आई तो हर हाल में होना है, कर दो यहीं पे कर लो। 7 और 5 12 और 16 28, 28 और 12 40, 42 3 45 है क्या? ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं समेशन एफ आई वाले कॉलम के नीचे हम ऐसे लिख देते हैं एन बराबर 45, या फिर समेशन एफ आई बराबर 45, कैसे भी लिख दो टोटल के नीचे। हाँ जी, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? एवरेज, हर एक का एवरेज। तो देखो 20 और 60 का एवरेज क्या होगा? 60 और 20 40, 40 का आधा 20, 60। अब देखो आप इसकी साइज क्या है? 40 की है। 60 और 20 की साइज क्या है? 40 की है ना। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी साइज क्या है? लेकिन इसकी साइज क्या है? तो साइज अलग अलग है। साइज अलग अलग है तो अगर साइज सेम होती 40 40 तो मैं इसी में 40 40 40 ऐड करके सारी बना देता, लेकिन अब नहीं बना सकता। अब सबकी अलग अलग ही एवरेज निकाल के देनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। 20 और 60 के बीच का लिखेंगे। हाँ तो 80/20 40 होगा ना, गलत लिखा है हमने। 60 और 20 80 होता है ना, जोड़ना है इनको। 60 और 20 80, 80 का आधा 40। ठीक है, 60 और 100 160, 160 का आधा 80। आप कुछ सोचो, 60 और 100 के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में 80 तो बैठेगा। 100 और 150 के एग्जैक्ट सेंटर में आप वैसे कॉमन सेंस ही पता लगा दो यार 125 बैठेगा। 100 रुपए 150 रुपए, एवरेज क्या बैठेगा? 125 रुपए। 150 और 250 के बीच में 200 रुपए होगा होगा। अच्छा 250 और 350 कितना होगा? 300। और 350 और 450 का बीच का नंबर 400। ये बन गए साहब क्लास मार्क, बन गई। अपन स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं ताकि सारे मेथड कवर हो जाएं उसमें। लास्ट वाला एक्सआई के बाद अगला कॉलम में बनाने वाला हूं क्या? डी आई। ये मैं क्लास मार्क यहाँ से हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे। समझ गए हो नहीं, क्लास मार्क की है ना डी आई। अच्छा जी, डी आई कॉलम कैसे बनाते हैं? इस एक्सआई में से एक नंबर माइनस करते हैं और वो नंबर होता है इनमें से कोई एक नंबर, इसमें से एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो देखो इसके सेंटर में चलें तो 125 सेंटर में आता है या 200 सेंटर में आता है? ठीक है, 200 के सीध में 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 12 की टेबल मुझे आती है, लेकिन सपोज करो 16 की टेबल मुझे नहीं आती। 16 से अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, अल्टीमेटली 16 से किसी न किसी को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसी को अज्यूम्ड मीन मान लूं तो इसके सीधे में सब 0 0 0 बनने वाला है, तो 16 से 0 को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा ना। तो मैं 125 को मान लेता हूं अज्यूम्ड मीन। तो ए की जगह मैं लिख देता हूं, या हाँ इधर तो देखो ए लिख दो, इधर तो ए लिख दो, और 125 के आगे हल्का सा सर्किल लगा के हम लिख देते हैं कि दिस इज माई अज्यूम्ड मीन, दिस इज माई अज्यूम्ड मीन। अब क्या करेंगे? 40 में से 125 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा कितना? 40 में से 125 को माइनस करो, हाँ माइनस का 85। ठीक है, 80 में से 125 को माइनस करेंगे, माइनस का 45। 125 में से 125 0, 200 में से 125 अब पॉजिटिव हो गए 75, 300 में से 125 175, और 400 में से 125 क्या? 275, राइट। ठीक है, अब मैंने देखा यार ये नंबर भी बड़े बन गए, ये नंबर भी छोटे का है, ये तो यही बड़े हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालूं।
तो कॉमन कैसे निकालेंगे, जो इनका HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इनका कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, ऐसा कौन सा नंबर है जो जिससे ये सब सारे सारे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से ही हो रहे हैं या 15 से हो रहे हैं क्या? 15 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 85 नहीं होगा। तो 5 ही कॉमन है सब में से, 5 ही कॉमन है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक अगला कॉलम बनाने वाला हूं UI, और वो कैसे बनाने वाला हूं, DI डिवाइडेड बाय H, DI डिवाइडेड बाय H, और फिर क्लास कॉलम बनेगा ना। तो DI डिवाइडेड H क्या माना है मैंने, तो नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, ये जो टेबल चल रही है ना, उस टेबल के नीचे ही लिखना पड़ेगा, ये तो टोटल होता है, ये नीचे लिखना पड़ेगा कि हेयर ए तो क्या माना है आपने, ए तो क्या माना था 125, एंड H क्या माना है आपने 5, ठीक है। अब H से डिवाइड कर दो, यानी 5 से डिवाइड कर दो सारे ऑब्जर्वेशंस को, -85 को 5 से डिवाइड करेंगे माइनस का 17, -45 को 5 से डिवाइड कराएंगे माइनस का 9, 0 को तो 0 ही रहना है, 75 को 5 से डिवाइड कराओ वही, 5 जा 5, 5 जा 25, 175 को कराना 5 3 जा 15, 5 जा 25, 275 को कराना 5 जा 25, 5 जा 20, दैट्स इट। अब तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। अब इससे ज्यादा, हालांकि अभी भी ये बड़ा ही बने, लेकिन इससे ज्यादा छोटे हम कर नहीं पाएंगे, इसके आगे और कोई मेथड नहीं है। चलो भाई, अब क्या करेंगे, जो फाइनल कॉलम बना है ना, फाइनल कॉलम, उसको कराएंगे फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट, बीच के कॉलम से कुछ भी नहीं करेंगे, फाइनल कॉलम को प्रोडक्ट करवाएंगे। तो 7 इंटू -17, यानी इस कॉलम का नाम क्या रहेगा, FI इंटू UI, राइट, FI इंटू UI, ठीक है। तो 7 इंटू -17, 17 7 जा क्या -119, वेरी गुड। 5 इंटू -9, माइनस का 45, 16 की टेबल नहीं आती थी, पर बढ़िया हुआ 0 हुआ तो 0। तो हमेशा ऐसी कोई टेबल जिसकी नहीं आती हो ना, उसको अज्यूम मान लो, उसके सीट में सब 0 चलेंगे। 12 की टेबल आती होगी, 12 इंटू 15 करेंगे, 12 5 जा 66, 12 जा 12 एंड 6 18, 2 इंटू 35 इजी 70, 3 इंटू 55 इजी 165। अब इन सबका सम करो, इस सबका सम करोगे तो यू कैन सी कि नेगेटिव भी नंबर्स हैं यहाँ पे एंड पॉजिटिव भी नंबर्स हैं। ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, और 0 तो रहने दो, इन तीनों पॉजिटिव को, पहले तो नेगेटिव जोड़ो। तो -119 और -45 कितने होंगे, माइनस के 154, नहीं 164, 9 और 5 14, 164, और प्लस प्लस वालों को जोड़ना जरा, 180 और 70 250 तो ये हो गए, 250 में 165 रुपए और जोड़े, तो 250 में 150 जोड़ता हूं तो 400 रुपए होते हैं, 165 में 15 और 415। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। बड़ा कौन सा है, तो आंसर किस में आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 415 माइनस 164 कितना होता है, करो करो करो, बैठे मत रहो, माइनस करो, 415 माइनस 164 कितना होता है, अभी आंसर मैच करवाना है हमको, 251, 351, 351, 351, ये आ गया समेशन FI/UI। चलें अब फॉर्मूला पे, सारा टेबल का काम हो गया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मीन बराबर स्टेप डेविएशन में फाइनल फॉर्मूला सबसे बड़ा वाला, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI, लास्ट कॉलम क्या था UI डिवाइडेड बाय समेशन FI भी लिख सकता हूं, इसकी जगह N भी लिख सकता। देखो भाई देखो ढंग से, अरे यार एक माइनस नहीं कर सकते ढंग से, 415 माइनस 164, 1, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 251 आएगा भाई। हाँ फॉर्मूला देखो, इधर देखो आगे, इस समेशन FI की जगह मैं चाहूं तो N भी लिख सकता हूं ना, इधर N भी लिख सकता हूं, या फिर N की जगह चाहूं तो समेशन F, क्योंकि दोनों एक ही है, राइट। और इनटू क्या करना था H से। अज्यूम्ड मीन क्या माना आपने इस क्वेश्चन में, क्या माना था 125, ओके। समेशन FI/UI कितना है 251, समेशन FI शुरू में ही कर लिया था हमने, कितना था 45, और H क्या माना था 5। इसको सॉल्व करना है, इस नंबर को, इस नंबर की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकालनी, 5 से 1, 5 से 9 टाइम, 125 प्लस 251 बाय 9, 9 को ले लो LCM, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 4 18 एंड 4 22, 2 9 में 9 एंड 2 11 प्लस 251, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 11 और 2 13, डिवाइड करो 9 से,
डेसिमल में भी आ सकता है, हमेशा इनके आंसर डेसिमल में भी चलते ही है ना। 9 1 जा 9, 47, 9 5 जा 45, 26 मतलब 26 मतलब 9 2 जा 18, बचा क्या 8, 8 और 0 80, 80 मतलब लगभग 9 ही हो गया, क्योंकि 9 9 इंटू 9 81 होता है। 80 बचा था, लेकिन क्या अप्रोक्स लिख सकते हो, तो 152.9 अप्रोक्स ये उसका मीन है। ये क्या है, इसका मीन है। ठीक है, क्या हुआ अंजल? एलसीएम ले लिया ना 9 को, इसको समझ बिना एलसीएम के उससे क्या होगा? नहीं तो उससे आंसर डिफरेंट आएगा क्या? आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। एक ऐसा केस बता दो जिसमें आंसर अलग आ रहा हो। सर ने कहा था, लेकिन बुक में कहीं मेंशन्ड है। आपके पेपर वो चेक करेंगे इस साल? थोड़ा तो अकल लगा, उतने ही मार्क्स आने, आपकी इच्छा है, चलो ठीक है ना, आपकी इच्छा है, आपके अपने अपने विवेक से आप डिसीजन ले सकते हो, बाकी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, कैसे भी करके देखो। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो दिस वाज द अरिथमेटिक मीन। इससे आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। तीनों मेथड हो चुके हैं मेरी तरफ से। कल से अपन मीडियन एंड नहीं, कल से अपन पहले एक्सरसाइज करेंगे। पहले कल तो टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू वाला, उसके अगले दिन अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे पहले मीन वाले चैप्टर की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।